सिक्स चैप्टर है रिफ्लेक्शंस फ्रॉम अल-मुर्तज़ा द जुडिशल मर्डर ऑफ माय फादर। इसमें बताती हैं कि इनको अल-मुर्तज़ा पे लॉक्ड अप हुए 5 मंथ्स हो चुके थे और इनको कोई आइडिया नहीं था कि ये कभी फ्री होंगी भी या नहीं होंगी और कब फ्री होंगी। और इनकी सिस्टर सनम जो अब्रॉड यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए थी, वो इनके पास आती थी। आर्मी ऑफिशियल्स के घेरे में वो इनसे विज़िट कर सकती थी इनको और इनकी मदर को अल-मुर्तज़ा पे। As the days slowly pass, I'm not sure whether I exist at all. To truly exist, a person must affect something, act and cause a reaction. I feel that I have nothing on which to leave my imprint. फिर अपने पास्ट को रिकॉल करते हुए बताती हैं कि सितंबर 1977 में जब इनके फादर को मर्डर के इल्ज़ाम में कोर्ट लखपत जेल में रखा गया था, तो ये फ़र्स्ट टाइम उनसे जब मिलने गई तो उन्होंने मिस बेनज़ीर को और उनके भाइयों को अब्रॉड जाने के लिए कहा। You have completed your education, but if you want to return to England and live a safer life, I will understand. You can go. My father continues. If you choose to stay here, know that we are in for heavy weather. लेकिन मिस बेनज़ीर ने पाकिस्तान में रहने का ही फ़ैसला किया और सितंबर 29, 1977 को इनको पहली बार अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट के बारे में बताती हैं कि क्योंकि इलेक्शंस करीब थे और इनके फादर मर्डर के केस में जेल में थे और इनके भाई अब्रॉड जा चुके थे, तो ये और इनकी मदर कैंपेन चला रही थी और मिस बेनज़ीर पूरे पंजाब का विज़िट कर रही थी। जब 29 सितंबर को साहिवाल में थी तो जिस घर में थी उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया और इनको 15 डेज़ के लिए डिटेन कर दिया गया। और उससे नेक्स्ट डे जनरल ज़िया ने अनाउंस किया कि इलेक्शंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इलेक्शंस कैंसिल होने के कुछ देर बाद ही मिस बेनज़ीर को रिलीज़ कर दिया गया। अपने फादर पर लगे दोबारा इल्ज़ाम के बारे में बताती हैं कि उनका जो केस है मसूद अहमद के कन्फेशन के ऊपर बेस कर रहा था, जो कि तकरीबन 2 महीने की डिटेंशन के बाद अप्रूवर बन गए थे और उन्होंने ये क्लेम किया था कि इनके फादर ने उन्हें जो पॉलिटिशियन कसूरी थे उनका मर्डर करने का ऑर्डर दिया था। अपने फादर के ट्रायल के बारे में बताती हैं। जॉन मैथ्यूज़ QC, a lawyer from England who came to attend the trial in November, was shocked by the proceedings. Particularly, I was concerned at the way a witness' favorable answer would be the subject of immediate interruptions from the bench, who would take over the case and cause him to whittle down or change his answer, he told an English journalist later. Ramsey Clark, the former Attorney General of the United States, came to observe my father's court proceedings. Later, he wrote an article about it in The Nation. The prosecution case was based entirely on several witnesses who were detained until they confessed, who changed and expanded their confessions and testimony with each reiteration, who contradicted themselves and each other, who, except for Mahmoud, were relating what others said, whose testimony led to 4 different theories of what happened, who were absolutely uncorroborated by an eyewitness, direct evidence, or physical evidence, he wrote. 16 दिसंबर 1977 को मिस बेनज़ीर और उनकी मदर लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट मैच में गईं और वहाँ पर हंगामा हो गया। पुलिस ने टीयर गैस चला दी। इनकी मदर को कुछ चोटें भी आई और इनको 12 स्टिचेस लगे और उस दोपहर को इनको घर पर और इनके मदर को हॉस्पिटल में अरेस्ट कर लिया गया। Released, detained, externed, detained. Throughout my father's trial, the regime used its arbitrary powers to keep my mother and me off balance, releasing and rearresting us so constantly that any kind of planning was impossible. During those first few months of 1978, I was detained and restricted repeatedly. Even the regime didn't seem to know if I was coming or going. मिडल ऑफ जनवरी में इनको और इनकी मदर को लाहौर से डिटेंशन से रिलीज़ कर दिया गया था और अब इनको कराची जाना था क्योंकि वहाँ इन्हें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने बुलाया था और इनको अपने ग्रैंडफादर के एसेट्स को लिस्ट डाउन करना था,
जिनकी डेथ तब हो गई थी जब ये 4 इयर्स की थी। लेकिन अभी ये रात को सोई ही थी कि पुलिस ने उस घर को घेर लिया जहाँ ये मौजूद थी 70 क्लिफ्टन में, और इनको वापस लाहौर ले जाने का ऑर्डर था। जब इन्होंने पूछा क्यों, तो उन्हें बताया गया, जनरल ज़िया इज़ प्लानिंग टू टेक प्राइम मिनिस्टर Callaghan of Great Britain to a cricket match, the officer told me. For once I was speechless. What does that have to do with me? I asked. I didn't even know there was a cricket match. The chief martial law administrator doesn't want any trouble. You may decide to go to the match, so he has ordered your externment, the officer said. और उसके 2 दिन बाद बताती हैं, I was having lunch with friends in Lahore when the police surrounded that house. You are being detained for 5 days, the arresting officer told me. Why? I asked again. It is the anniversary of Data Sahib's death, the officer said, a fact I well knew, Data Sahib being one of our most revered saints. You may decide to go to his tomb. फिर ये सिंध के टूर के लिए गईं, और जब सांगड़ से निकलीं तो वहाँ आर्मी ट्रक्स ने इनको घेर लिया और इनको ये ऑर्डर दिया गया कि ये अपना ट्रिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने जब उनसे रिटन ऑर्डर्स डिमांड किए तो वो उनके पास नहीं थे, तो इन्होंने आर्मी की बात नहीं मानी और अपना ट्रिप कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट डे जब ये खैरपुर नवाबशाह बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोड ब्लॉक कर दिया, और इस बार उनके पास रिटन ऑर्डर्स मौजूद थे और इनको कराची में एक्सटर्न कर दिया गया। मार्च 1978 को इनको किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि उन्हें कहीं से पता चला है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट सज़ाए मौत देगी। A massive roundup began of PPP members guilty of nothing but the government's anticipation that they might make trouble when my father's sentence was announced. The charge read, since you are likely to incite trouble on the announcement of verdict in Bhutto's trial, you are hereby detained. How did the regime know what the verdict would be if the courts were independent and the trial fair as Zia claimed? 80,000 arrested from the Punjab, 30,000 from the frontier province, 60,000 from Sindh, incomprehensible numbers. So many people arrested that the regime opened detention camps all over Pakistan. फिर 18 मार्च को मिस बेनज़ीर के लिए भी डिटेंशन ऑर्डर्स आ गए, और फिर ये अपने फादर से मिलने जेल में गई तो वहाँ इन्होंने उनसे कहा, The members of countries that have appealed to Zia for clemency is incredible, I tell him. I hear it all on the BBC. Brezhnev has written a letter, as has Hua Kofang, citing the close cooperation you forged with China. Assad has appealed from Syria. Anwar Sadat in Cairo. The President of Iraq, the Saudi government, Indira Gandhi, Senator McGovern, practically everyone with the exception of President Carter. An unanimous resolution was adopted in the Canadian House of Commons appealing to the regime to commute your death sentence, and 150 members of the British Parliament are urging their government to take steps. Greek, Poland, Amnesty International, the Secretary General of the United Nations, Australia, France. Papa, there is no way Zia can go through with this. That's heartening news, he says, but there will be no appeal from us. But Papa, you must appeal, I say, shocked. Through Zia's courts? The whole process is a farce. Why prolong it? अपने फादर से मिलने के बाद कराची जाते हुए इनको पहली बार अपने कान में क्लिक क्लिक की आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई, और फिर बाद में ये मसला बढ़ता गया और इन्होंने कराची 70 क्लिफ्टन में जाकर अपने डिटेंशन को चैलेंज किया, और कोर्ट ने इनका केस हेयर करने नहीं किया बल्कि पोस्टपोन कर दिया, अप्रैल में भी और मई में भी। और फिर 14 जून को इनको ये खुशखबरी मिली कि इनकी डिटेंशन के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं थे, कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था और ये फ्री थी। उसके बाद एंड ऑफ जून में इन्होंने अपने कान का कराची मिड ईस्ट हॉस्पिटल में पहली बार ऑपरेशन करवाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की हेयरिंग मई में स्टार्ट हुई
और बताती हैं कि अगरचे दूसरे केसेस में एक्यूज्ड को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपील के लिए 1 मंथ दिया जाता है, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ 1 हफ़्ता दिया गया। तो फिर मिस बेनज़ीर, उनकी फ्रेंड विक्टोरिया और उनके लायर्स ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। इनके फादर जेल में अपना रिजॉइंडर लिखते थे और फिर उनके लायर्स वो पेजेस मिस बेनज़ीर के पास ले आते, जिनको मिस बेनज़ीर और उनकी फ्रेंड विक्टोरिया ट्रांसक्राइब करती थी और फिर उनको टाइप। इन्होंने जब ये रिजॉइंडर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाया तो चीफ़ जस्टिस ने इसकी पब्लिकेशन को बैन कर दिया, लेकिन ये इसकी कॉपीज़ अब्रॉड भेज चुके थे। और बाद में ये रिजॉइंडर इंडिया में एक बुक की फॉर्म में इफ़ आई एम असैसिनेटेड के नाम से पब्लिश हुआ और ये बुक बेस्ट सेलर बन गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अनवारुल हक के बारे में बताती हैं कि वो बाइस्ड थे। कहती हैं कि उनका ताल्लुक़ जालंधर इंडिया से था, जो कि जनरल ज़िया का होम एरिया है, और जब जनरल ज़िया 1978 में मक्का हज के लिए गए तो उनके पीछे अनवारुल हक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। सितंबर में मिस बेनज़ीर अपने फादर से मिलने जेल में गईं तो उन्होंने इन्हें फ्रंटियर के टूर का मशवरा दिया। His face seemed concerned as I left. Pinky, I hate to put you in any danger. You may be arrested again if they get even more desperate. I have wrestled with this problem from the beginning, but then I think of the thousands of others who are being whipped and tortured for our cause. Papa, please, I said quickly. I know you are concerned as a father for our daughter, but you are more than a father to me. You are also my political leader, just as you are the political leader of others who are suffering. Be careful, Pinky, he called after me. You are going into the tribal areas. Don't forget how conservative they are. Sometimes your dupatta falls off your head while you are speaking. Remember to put it back up. I will be careful, Papa, I assured him. Good luck, Pinky, I heard him call after me. 4 अक्टूबर 1978 को मुल्तान एयरपोर्ट पर मिस बेनज़ीर को अरेस्ट कर लिया गया और इनको रावलपिंडी में इनकी मदर के साथ डिटेंशन में रखा गया। 18 दिसंबर 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये राइट मिल गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने डिफेंस में खुद बात कर सकें, और उनको अपने ऊपर लगे चार्जेस को रिफ्यूट करने के लिए, उस बारे में बोलने के लिए 4 दिन मिले। उन्होंने कहा, I am not responsible for each and every thought and idea born in the minds of officials or non-officials of our fertile Indus Valley, he said. Everyone who is made of flesh has to leave this world one day. I do not want life as life, but I want justice, he said. The question is not that I have to establish my innocence. The question is that the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt. I want my innocence to be established not for the person of Zulfikar Ali Bhutto. I want it established for the higher consideration that this has been a grotesque injustice. It puts the Dreyfus case in the I feel a little dizzy, he admitted in the courtroom. I can't adjust myself to the momentum and the people. He looked around the packed crowd. Yes, it's nice to see people, he said with a smile. 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए डेथ सेंटेंस का डिसीजन अनाउंस कर दिया, और मिस बेनज़ीर जो कि पहले ही डिटेंशन में थी, उनके साथ उनकी मदर को भी लॉकअप कर दिया गया, और जबकि उनके फादर की सेंटेंस के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 हफ़्ता था। Appeals for clemency flooded into Pakistan once more from heads of state around the world. All the politicians are asking to save a fellow politician, but many non-politicians have asked me for clemency, Zia scoffed, describing the pleas from the heads of state as nothing more than trade union activity. अगरचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिटीशन डिसमिस हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने यूनानिमसली ये रिकमेंड किया था कि उनकी डेथ सेंटेंस जो है वो लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दी जाए, और अब सारा डिसीजन जनरल ज़िया के ऊपर था। A split decision, especially such a close one of 4-3 like my father's, had never resulted in the death sentence in Pakistan.
No executive government in judicial history has refused to accept the unanimous recommendation of the highest court in the country to commute the death sentence, and no one in the history of the subcontinent had ever been put to death for conspiracy to murder. There was pressure on Zia too from abroad. Messages were pouring in again from foreign heads of state. Prime Minister Callaghan of Great Britain appealed to Zia for mercy for the third time. Saudi Arabia, the seat of fundamentalist Islam, appealed again. Even President Carter joined in and appealed this time, but there was no reply from Zia. The minutes ticked by towards my father's fate. जनरल ज़िया ने कहा था कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उनकी फ़ैमिली की तरफ से मर्सी की अपील उनसे की गई तो वो सेंटेंस को चेंज कर देंगे. An innocent man does not appeal for mercy for a crime he did not commit, my father insisted, forbidding us to appeal as well. लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी बहन ने जब उनकी डेडलाइन एक्सपायर होने में 1 घंटा रहता था तो अपनी पिटीशन जनरल ज़िया के घर पर भेजी और अपील कर दी, लेकिन जनरल ज़िया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया. 3 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेड बॉडी एक प्लेन के ज़रिए लाड़काना ले जाई गई और वहाँ गढ़ी खुदाबख्श में उनके फैमिली ग्रेवयार्ड में मार्शल लॉ फोर्सेस ने उन्हें दफन कर दिया. चैप्टर 7 है रिलीज़ फ्रॉम अल-मुर्तज़ा डेमोक्रेसीज़ चैलेंज टू मार्शल लॉ. इसमें बताती हैं कि किस तरह वो अल-मुर्तज़ा में जब डिटेंशन में थी तो वहाँ से रिलीज़ हुई और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी के ज़रिए मार्शल लॉ को चैलेंज किया. बताती हैं कि 4 अप्रैल 1980 को जबकि ये अपनी मदर के साथ 6 मंथ ऑफ डिटेंशन में थी तो इन्होंने अपने फ़ादर की कब्र को विज़िट करने के लिए अप्लाई किया. परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन वो इनको नहीं मिली. और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी के 8 दिन बाद इनकी कराची कोर्ट में हेयरिंग थी इनकी डिटेंशन के ख़िलाफ़, तो इनको और इनकी मदर को इस हेयरिंग के बाद फ्री कर दिया गया. उसके बाद इनकी मदर ने इन्हें मशवरा दिया है कि ये अब्रॉड अपने चेकअप के लिए जाएं और इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लें, लेकिन जब इन्होंने वो परमिशन के लिए अप्लाई किया तो इनको कोई रिप्लाई नहीं मिला क्योंकि इनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, तो इसलिए इनकी मदर ने इनको मशवरा दिया था. जब इनको परमिशन नहीं मिली तो इनकी मदर ने ही फिर इनको मशवरा दिया कि ये लाड़काना में जाकर इनकी जो ज़रूरी ज़मीनें थी उनकी देखभाल करें. और ये वहाँ चली तो गई, लेकिन इनको कोई पता नहीं था कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना. फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको वो समझ आने लगी उन चीज़ों की. और कहती हैं कि अगरचे इनको ज़मीनों पर काम करना अच्छा लगा, लेकिन जब इन्होंने आदमियों के साथ इनको मुसलसल काम करना पड़ा तो इनको ये बात काफ़ी अजीब भी महसूस होती थी क्योंकि ये ऐसा एरिया था जहाँ औरतें घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी और ये रवायत थी वहाँ की. और इनके पास कहती हैं कि कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि इनका फ़ादर की डेथ हो चुकी थी और दोनों भाई अफ़गानिस्तान में रह रहे थे और इनकी ज़िंदगी में रवायतों की कोई जगह नहीं थी. कहती हैं कि पाकिस्तानी अक्सर जगहों पे ये ट्रेडिशन है कि लोग अपने मसाइल कोर्ट में नहीं लेकर जाते बल्कि कोई अपने लोगों में से एक सरबराह मुंतखब कर लेते हैं और उसी से अपने फ़ैसले करवाते हैं. तो जब ये वहाँ लाड़काना में रह रही थी तो वहाँ के लोग लोगों ने इनको अपना एल्डर तस्लीम कर लिया था और इन्हीं के पास अपने मसाइल लेकर आते थे. लेकिन कहती हैं कि वेस्ट में 8 साल गुजारने के बाद इनको ये फ़ील होता था कि अब वो ईस्टर्न लाइफ को समझने में और रूरल लाइफ के मसाइल को हल करने में काफ़ी मतलब उनके लिए मुश्किल थी ये चीज़. फिर पीपीपी और पीएनए की डीलिंग के बारे में बताती हैं कि जब मिस बेनज़ीर और उनकी मदर अक्टूबर 1979 में अल-मुर्तज़ा में डिटेंशन में थी तो पीएनए के कुछ मेंबर्स ने इनके साथ ऑफ़र की थी कि वो मिल के काम करें और ज़िया के ख़िलाफ़ काम करें. लेकिन तब तो कोई बातचीत नहीं हुई. लेकिन 1980 में जब दोबारा से पीएनए ने इनको ये ऑफ़र दी तो इनको सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ा. पास्ट में पीएनए और पीपीपी एक दूसरे के दुश्मन ही थे, तो इसलिए इनके लिए ये फ़ैसला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था. लेकिन बहुत ज़्यादा बहस के बाद आखिरकार पीपीपी के मेंबर्स जो हैं वो पीएनए के साथ इत्तेहाद के लिए राज़ी हो गए क्योंकि मार्शल लॉ को चैलेंज करने के लिए ये ज़रूरी था.
और फिर इन्होंने मिलकर MRD की बुनियाद रखी, यानी मूवमेंट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। बताती हैं कि स्टार्ट में PPP और PNA के मेंबर्स एक दूसरे से इस कदर दूर और मशकूक थे कि एक दूसरे से कोई डायरेक्टली बात भी नहीं करता था, और जो भी बातचीत होती थी वो डेलीगेट्स के ज़रिए होती थी। The process was further complicated by the bitterness of many of the exchanges, leading to the shaky new coalition, especially over the wording of the proposed MRD charter. Whether the elections of 1977 were or not rigged, whether execution or assassination should be used in describing my father's death. फिर बताती हैं कि 27 फरवरी को MRD की लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग थी, लेकिन उससे पहले ही 21 फरवरी को जनरल ज़िया ने MRD के बहुत से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और MRD और PPP के कुछ लीडर्स को पंजाब से एक्सटर्न कर दिया गया, जिनमें मिस बेनज़ीर भी शामिल थी। तो इनकी मदर मीटिंग वाले दिन एक बुर्का पहनकर ट्रेन के ज़रिए लाहौर गई ताकि कोई उनको पहचान ना सके, लेकिन मीटिंग के दौरान ही पुलिस ने रेड कर दिया और बहुत से मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया और इनकी मदर को कराची में एक्सटर्न कर दिया गया। 2 मार्च 1981 को मिस बेनज़ीर 70 क्लिफ्टन में कुछ पार्टी मेंबर्स के साथ मौजूद थी जब उनको एक कॉल आई और उनको बताया गया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, और अभी तक ये नहीं पता था कि किसने हाईजैक किया है या वो क्या चाहते हैं और वो कहाँ प्लेन को लेकर जा रहे हैं।